हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के रीजंस, जिसमें रीजनिंग आती है 40 मार्क्स की और क्वांट भी आता है 40 मार्क्स का। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो एग्ज़ाम आता है बेटा वो 80 मार्क्स का आता है। ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स में कट ऑफ कितनी जाती है, अगर मैं एक नंबर लूँ, कट ऑफ जाती है 73 के ऊपर। इतनी कट ऑफ जाती है आरआरबी क्लर्क की। ठीक है। जो ये मैंने 73 बोला है आपको, ये भी मिनिमम है। मिनिमम इतनी जा सकती है, मैक्सिमम तो 78 तक भी जा सकती है। ठीक है। अगर हम रेंज लेके चलें 73 से 78 तक जा सकती है, ये एक रेंज है जिसमें 73 मिनिमम मार्क्स हैं कि हमें 73 तो लेके आने ही पड़ेंगे और ये मैक्सिमम है। अगर हम 73 मिनिमम मार्क्स लेके चलने हैं, ठीक है, सपोज कि आपका टारगेट है आपको 73 तो लेकर आने ही आने हैं, तो आप खुद से पूछो कि क्वांट और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपके 73 आ जाएंगे। पहले तो आप ये देखो कि अगर आप रीजनिंग में 35 तक पहुंच गए और अगर आप क्वांट में भी 35 तक पहुंच गए तो भी हमारे पास टोटल 70 बने हैं, 73 अभी भी नहीं बने। तो जो बच्चा अभी फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या 35 तक भी पहुंच सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट से। मैं क्या मानती हूँ कि अभी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं देकर देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है, हमें जितना भी हुआ है अभी तक हम देकर देख लेते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले का तो हो ही नहीं ना सकता, उसका कैसे होगा, बिकॉज अभी तो उसने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आरआरबी के एग्जाम्स में हमें स्पीड कितनी चाहिए होती है इतनी हाई कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो आरआरबी के एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए आपका एक सब्जेक्ट नहीं, आपको रीजनिंग और क्वांट दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इनमें से 35 लेकर आ रहे हो तो भी आपके 70 बन रहे हैं, तो आपको 3 मार्क्स और चाहिए यहाँ पर मिनिमम तक जाने के लिए। मैक्सिमम तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, अगर हम मिनिमम 73 लेकर चल रहे हैं तो आपके अभी 3 मार्क्स और रहते हैं। ठीक है। अगर बच्चों को क्वांट टफ लगता है तो रीजनिंग में आप सोचो आपके 38 आ सकते हैं, और ये भी नहीं पता कि आपके क्वांट में 35 ही आएंगे। तो ये वही रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। सब कहेंगे कि आप कर लोगे, बट क्या कोई आपको ये बताएगा कि आपको डिवाइड कैसे करना है मार्क्स को, क्या आप डिवाइड कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखो ये सीरियसली सीधी सीधी बात है, क्वांट में आपका 35 प्लस चाहिए ही चाहिए, 33 प्लस तो किसी भी हालत में चाहिए। 33 तो आपको तब करने पड़ेंगे अगर आप रीजनिंग में 40 करके आओगे। देखो 40 और 33 तभी तो 73 बने जो हमने मिनिमम डिसाइड किया है। अगर आप क्वांट में से 33 कर रहे हो तो आपको रीजनिंग में से फुल 40 करने पड़ेंगे। अगर आपके क्वांट में 30 भी हुए और रीजनिंग में आपके 40 हुए तो भी कितने बने हैं देख लो, तो भी 70 बन पा रहे हैं। तो मैं बस आपको वही कहना चाहती हूँ कि आपको क्वांट बहुत अच्छा करना पड़ेगा और रीजनिंग भी क्वांट के साथ उतनी अच्छी करनी पड़ेगी आरआरबी के एग्जाम्स को निकालने के लिए। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ठीक है, इस सारा कुछ ही रेस करके। क्या देखो, बहुत लोग आपने सुना होगा कहते हैं कि इसमें इंग्लिश नहीं है, ऐसा कहते हैं ना बेटा कि इसमें इंग्लिश नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसमें इंग्लिश नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें इंग्लिश का ना होना ये प्लस पॉइंट बिल्कुल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है हमारे लिए। क्यों है मैं बताती हूँ। देखो इसमें कट ऑफ जाती है 73 जो हम मिनिमम मान के चल रहे हैं, ठीक है बेटा, रीजनिंग और क्वांट की। अभी जो हम बाकी क्लर्क के एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, उसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों को मिलाकर। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों को मिलाकर आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके मार्क्स 7 वाली लाइन में आ पा रहे हैं। अभी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया, आपने देखा होगा कट ऑफ 80 तक चली गई। बहुत बच्चों की वो कट ऑफ कंप्लीट ही नहीं हो पा रही। ठीक है। बहुत बच्चे 7 वाली लाइन में नहीं हैं, बहुत बच्चे हैं भी, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। अगर आप रीजनिंग,
क्वांट और इंग्लिश तीनों को मिलाकर के बेटा 7 वाली लाइन में नहीं आ पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप रीजनिंग और क्वांट सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर 7 वाली लाइन को टच कर सकते हो? खुद सोचो ना एक बार। ये मत देखो अभी कि यहाँ पर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट के 35 होते हैं और इंग्लिश के 30 होते हैं, ठीक है। वो मत आप अभी सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि ये तो चलो 100 मार्क्स का होता है और ये हमारे पास है भी 80 मार्क्स का आरआरबी क्लर्क। तो आप क्या इन सबको मिलाकर 7 वाली लाइन में आ पा रहे हो? लेवल तो सेम ही होता है ना, क्लर्क एग्जाम्स के प्री का लेवल तो ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे 25, ठीक है। आपके अगर बाकी जो IBPS क्लर्क और जो आपने SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया है, क्या आपके वहाँ पर रीजनिंग में से 20 मिनट्स में आपने 30 अटैम्प्ट किए हैं? SBI क्लर्क में और IBPS क्लर्क में आपने रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट किए हैं क्या? पहले आप मेरे को ये बात बताओ, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वही हमारे क्वेश्चन भी तो 5+ हो गए ना, वही हमारे क्वेश्चन भी तो 5+ हो गए। अगर आप यहाँ पर रीजनिंग में इतने अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 25 मिनट्स में आप 40 में से 40 अटैम्प्ट कर दोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप क्वांट में अभी मेरे को बताओ, मैक्सिमम बच्चों के अटैम्प्ट क्वांट में कितने हुए होते हैं? 20 से 25 तक, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के ये अटैम्प्ट हुए होते हैं, बट कितने मिनट में आप कहोगे? 20 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर भी तो आप हमको 20 मिनट ही मिल रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर भी 25 अटैम्प्ट कर दिए क्वांट में तो हम तो गेम वहीं पर हार गए। क्यों? अगर आप रीजनिंग में समझ लो आरआरबी में 40 से 40 कराए और क्वांट में आपके रह गए 25, तो कर लो कितना हो गया, तो भी हम 65 तक पहुँचे हैं सिर्फ। तो मैं वही आपको एक रियलिटी चेक देने की बात कर रही हूँ। मैं इरेज करती हूँ 1 मिनट, कि जब बाकी एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जो क्लर्क के होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट मिला करके बेटा हम 7 वाली लाइन को टच नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट्स में 7 वाली लाइन को टच कैसे कर सकते हैं? ये तो बात होगी उन बच्चों के लिए जो 7 वाली लाइन को नहीं टच कर पाए थे SBI और IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर मैं ये बात करूं जिन बच्चों ने टच कर लिया था 7 वाली लाइन को, मतलब जिनके नंबर 70+ आए हैं, अभी तो SBI का रिजल्ट आया, IBPS का आना है, चलो वो तो हमें पता ही होता है हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने 70 वाली लाइन को टच कर लिया है तो भी उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि उन्होंने इन तीनों सब्जेक्ट्स को, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, तीनों को मिला के 70 वाली लाइन को टच किया है, ठीक है। अगर जब IBPS का रिजल्ट आएगा आप देखना कि आपके रीजनिंग और क्वांट में से कितने बन रहे हैं, कितने टाइम में आपके कितने बन रहे हैं, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि मेरा आरआरबी में प्री क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश का ना होना पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, इंग्लिश का ना होना बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखो कैसे, जब रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। रीजनिंग तो मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है, मतलब रीजनिंग बच्चों की अच्छी होती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आरआरबी क्लर्क में, इंग्लिश तो है ही नहीं, आरआरबी क्लर्क में तो अकेला क्वांट है। मैक्सिमम बच्चों का क्वांट नहीं अच्छा होता। आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आपके कितने आ रहे होंगे क्वांट में? 25। अगर मैं ये मान के चलूँ आपके 25 आ रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। आप खुद सोचो कि आपके 25 तक ही आप आ रहे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। बट ऐसा होता है ना कि जब भी हमें रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट दिया होता है, ठीक है, रीजनिंग अच्छी होती है, मैं कह रही हूँ नॉर्मल सबकी। तो अगर आपने रीजनिंग में 30 किए, क्वांट में कितने? 25, यही तो एक नॉर्मल स्कोर रहता है बच्चों का, ठीक है। आपने रीजनिंग में किए 30 और क्वांट में किए 25, तो इंग्लिश में भी उसके 18 to 20 तक आ जाते हैं। अगर चलो मैं मिनिमम मान के चलूँ उसके 18 तक आ जाते हैं, तो भी इन सब का टोटल कितना हुआ आप खुद सोचो, तो भी हम 73 तक पहुँच गए। तो यहाँ पर देखो हम तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के 73 तक पहुँच गए हैं, ठीक है। बट बेटा आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम्स में हमने इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 73 तक पहुँचना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ?
मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमने अपने 5 मार्क्स यहाँ से कम कर दिए, उसमें तो SBI और IBPS में 35 का आता है, ठीक है, और हमने यहाँ पर कम कर दिए अपने 10 मार्क्स, तो वही नंबर बेटा हम इंग्लिश में लेने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे के पूरे नहीं ले सकते, 35 यहाँ भी नहीं ले सकते, तो वही हमें होता है कि उतनी इंग्लिश तो हमें 15-16 मार्क्स वाली आती होती है ना, तो वही हम इंग्लिश में ले लेते हैं। जिसका क्वांट अच्छा नहीं होता उसको होता है वही नंबर मेरे चलो इंग्लिश में आ जाएंगे, बट यहाँ पर तो आपको क्वांट भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, रीजनिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ के आपके 73 आने चाहिए, बट यहाँ पर हम तीनों को प्लस करके 73 लाते हैं। तो देखो टफ तो है ये एग्ज़ाम, और इंग्लिश का ना होना इसमें प्लस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है इंग्लिश का ना होना। देखो अगर रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश को मिला करके कट ऑफ 73 जाती तो इसमें आराम से हो सकता था, उन बच्चों के लिए जिन्होंने SBI और IBPS क्लर्क में 7 वाली लाइन को टच किया है। मैक्सिमम बच्चे तो इन तीनों को मिला करके 73 वाली लाइन को टच नहीं कर सकते, यहाँ पर हमने इन दोनों को मिला करके 7 वाली लाइन को टच करना है, बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, देखो अगर हम मिनिमम मान के चल रहे हैं ना 73, ये मैंने मिनिमम माना है, मैक्सिमम इसके ऊपर कितनी भी जा सकती है, ठीक है। पेपर 80 मार्क्स का है बेटा, पेपर 80 मार्क्स का है, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो ये डिफरेंस है ना 7 मार्क्स का, जो ये डिफरेंस होता है 7 मार्क्स का कि कट ऑफ अगर 73 चली गई, तो आप ये कभी मत सोचना कि सिलेबस में से मैं कुछ चैप्टर को स्किप कर देता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने क्वांट में क्या किया, आपने 4-5 अर्थमेटिक के चैप्टर छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, आपने सोचा कि यार 7 मार्क्स तो कम जाती है, अगर हम 73 भी लेकर चलें 7 मार्क्स तो कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है, तो मैं क्वांट में 33 ले आऊँगा और रीजनिंग में मैं 40 ले आऊँगा। अगर आपने 4-5 चैप्टर छोड़ दिए और अगर आपको ये लग रहा है मैं क्वांट में 35 का कर दूँगा, और रीजनिंग में मेरे 38 हो ही जाएंगे, बिकॉज मेरे 5 नंबर तो आएंगे ही नहीं क्वांट में, क्योंकि मैंने 5 चैप्टर छोड़ रखे हैं अरिथमेटिक के, 4 से 5 चैप्टर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये 7 मार्क्स कम है ना बेटा कट ऑफ से, वो आपके तब कम आएंगे जब आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। मेरे कहने का मतलब है जब आपका सारा का सारा क्वांट कंप्लीट है, आपकी सारी की सारी रीजनिंग कंप्लीट है, मतलब इनका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, और उसके बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली है, तो आएंगे आपके 73 भी, फुल में से फुल कभी नहीं आएंगे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप ऑलरेडी 4-5-6 चैप्टर छोड़ के बैठे हो, फिर सोच रहे हो कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। देखो आपने क्वांट भी अच्छे से कर रखा है, रीजनिंग भी अच्छे से कर रखा है, वहाँ पर क्या आप 40 में से 40 कर दोगे रीजनिंग में? अगर आपके 40 मॉक में भी आ रहे हैं ना रीजनिंग में, तो भी वहाँ पर जाके 2-3 मार्क्स तो आपके मतलब नर्वसनेस में कम हो ही जाएंगे। 38 तो बहुत बेस्ट स्कोर है रीजनिंग में। अगर मैं बात करूं, अगर रीजनिंग में 38 बेस्ट स्कोर है, तो क्वांट में हम क्या लेकर चल रहे हैं? क्वांट में अगर आपने 36 से 37 कर दिए तो वो भी स्कोर बहुत अच्छा है। ये मार्क्स तो आपके वैसे ही कम हो जाने हैं, चाहे आप पूरा का पूरा सिलेबस करके जा रहे हो, फिर भी नर्वसनेस में हम थोड़ा लेट पढ़ते हैं क्वेश्चन को, है ना, वहाँ पे थोड़ा माउस से करना होता है। जो जैसी भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में लेके कुछ भी बात है, ये तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे सिलेबस की कंप्लीशन पे फिर आएंगे 73, और आप क्या कर रहे हो, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, फिर आप सोच के बैठे हो, ठीक है। आई एम श्योर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखो वैसे तो पीओ का जो लेवल है ना एग्ज़ाम का, वो ऐसे रहता है, SBI PO, फिर IBPS PO, फिर RRB PO, ठीक है। ये रहता है जो सीक्वेंस है टफनेस के मामले में, कि SBI PO सबसे टफ है, फिर IBPS PO है जो थोड़ा टफ होता है, फिर RRB PO है। IBPS PO और RRB PO में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत लेवल का फ़र्क होता है।
अभी IBPS PO का रिज़ल्ट आया है, उसमें कट ऑफ गई है 48 से 49 के बीच में, है ना, इतनी गई है। तो वो जो 48 से 49 कट ऑफ गई है वो रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को मिला करके गई है। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को मिला करके गई है, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन हैं? 35। क्वांट के कितने हैं? 35। इंग्लिश में कितने हैं? 30। ये सीक्वेंस रहता है। अगर RRB में हमें 5 मिनट ज़्यादा मिल रहे हैं बेटा रीजनिंग के लिए, तो वही उसने हमें 5 क्वेश्चन भी तो ज़्यादा दे दिए ना करने को, ये भी तो सोचो, ठीक है। तो अब ये देखो कि इन तीनों को मिला करके बहुत बच्चों की 4 वाली लाइन में कट ऑफ नहीं क्लियर हुई। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, इन तीनों को मिला करके बच्चों की 4 वाली लाइन में कट ऑफ नहीं क्लियर हुई, बट हमने RRB PO में इन दोनों को मिला करके 5 वाली लाइन को टच करना है, ठीक है। और लेवल इतना भी हाई नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। आप कहोगे कि IBPS PO का तो लेवल बहुत हाई होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट। और अभी तो पता ही नहीं लग रहा कि इस पेपर में क्या हो जाए। आपने देखा SBI की कितनी हाई चली गई कट ऑफ। तो बस मेरा मोटिव आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ जो रियलिटी है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम 4 वाली लाइन को टच नहीं कर पाए IBPS PO में। यहाँ पर हमने 5 वाली लाइन को टच करना है। मतलब हमें ऑब्वियसली क्वांट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और रीजनिंग को भी हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में? PO के कंपैरिजन में भी हमें अच्छे से करना पड़ेगा। कि IBPS PO में हम चूक गए थे, हमारी रीजनिंग क्वांट इतना अच्छा नहीं था, बट RRB PO में हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा। बस मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ। अभी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट सॉल्यूशन है जो इसका कि आपको अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। अभी भी टाइम है देखो क्लर्क के एग्ज़ाम में, और PO वाला देखकर आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रही थी। आपको अपना पूरा सिलेबस करना पड़ेगा RRB के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, चाहे वो PO हो चाहे वो क्लर्क हो, उनके प्री को क्लियर करने के लिए आपको कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट रीजनिंग सारा कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पीछे क्लर्क के एग्ज़ाम में बताया कि अगर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, फिर जाकर आप 73 को पहुंचोगे, फिर जाके आप वहाँ तक पहुँचोगे 73 तक। अगर आप छोड़ के बैठे हो ऑलरेडी तो कैसे पहुँच जाओगे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी तब जाके हमारे इतने नंबर आए हैं। हम कहते हैं ना कि हम एग्ज़ाम से पहले 200 नंबर का करके गए थे पूरा याद, फिर जाके हमारे 180 बने हैं। तो ये वही बात है, हम पूरा सिलेबस करके जाएंगे फिर जाके हमारे 73 नंबर आएंगे बस। और सेकंड चीज़ ये है कि आप बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो इस एग्ज़ाम से। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अगर आपकी स्पीड भी अच्छी नहीं आ रही, तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है अभी तक और अगर आपका स्पीड ही नहीं आ रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं, अपने आप को झूठा दिलासा क्यों दे हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ एग्ज़ाम देकर आओ, ठीक है, आपको पता लगेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और फिर आकर सैड होने की बजाय इस चीज़ से आपने सीखना है कि मेरी कहाँ कमी रह रही है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में कमी रह रही है और किस चीज़ में मेरी स्पीड नहीं आ रही। बस आपने ये चीज़ करनी है, ठीक। अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्या पता आपका हो ही जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपका काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है, अरिथमेटिक के चैप्टर बचे हुए हैं, रीजनिंग का कुछ बचा हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।